देखिए, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं नेशनलिज्म का मतलब है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म है क्या? जब तक हम नेशनलिज्म ही नहीं समझे तो फिर यूरोप और इंडिया की क्या बात है? ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब बेटा ये होता है कि कोई बता सकता है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, देशभक्ति की भावना तो होती ही है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना, है ना। नहीं कहते सर्वस्व बलिदान की बात जो होती है, जो कि आर्मी वाले कहते हैं, जो भी आर्मी मैन होते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब है, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि राष्ट्रवाद जिसके अंदर जो लोग बंदूक नहीं उठा सकते, बॉर्डर पे नहीं जा सकते, उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, या उससे भी पहले आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की बात होगी। हेलो, हाँ भाई साहब, नमस्ते बेटा। हाँ जी, यहीं पे है, नो प्रॉब्लम। ध्रुव, तो अब जैसे हम ही लोग यहाँ पर हैं, और अगर हम लोग को कोई कहे भारत के बारे में कोई उल्टा बोल दे, हमारे देश के बारे में कुछ उल्टा बोल दे, या कुछ भी ऐसा कहे, तो हमारे अंदर जो एक अपने देश के प्रति वो सेंटिमेंट है, वही है हमारा राष्ट्रवाद। हमारा देश 1757 से लेकर के आप मान लो कि 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस दौर में जो लोग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, उन सभी लोग किस तरह के सेंटिमेंट या किस तरह की भावना से के कारण वो लड़ाई लड़ रहे थे या अंग्रेजों के खिलाफ थे? वो नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब अपने देश के लिए प्रेम होना, जो भी पेट्रियोटिक जो भी हमारी फीलिंग होती है, वो देशभक्ति वाली भावनाएं होती है। तो यहाँ पर यूरोप में, यूरोप के अलग अलग देशों में किस तरह से राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, क्यों आया, वहां पर पहले से क्या सिचुएशन थी, आने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम है, इन सब चीजों को हमें देखना। देखिए देखिए, चाहे तो हम शॉर्ट में करा सकते हैं, लेकिन मैं लाइन वाइज आपको कराऊंगा ताकि कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ोगे, अभी जो आप लोग के सीनियर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि यूरोप पहले कोई एक देश, उसमें बहुत सारे देश नहीं थे, वो कबीलों में बटे हुए थे। ना तो उनमें उतनी साइंस डेवलप थी, जैसे जो जंगली शिकारी होते हैं ना, बर्बर, क्या कह सकते हैं आप, हंटर एंड गैदरर जिस तरह कह सकते हैं, तो उस तरह का उनका पूरा सिविलाइजेशन था। एक कबीला दूसरे से लड़ता रहता था और ये छोटे मोटे झगड़ों में इन्वॉल्व रहता था। पूरे यूरोप में, अभी जैसे मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वहां पे मेडिटेरियन सी से लगा हुआ इटली एक देश है। यूरोप में इटली कंट्री के बारे में आपने सुना होगा, और इटली की कैपिटल रोम है। रोमन एम्पायर पूरा का पूरा यूरोप में जो सबसे पहली सिविलाइजेशन हुई, ठीक है, वो थी रोमन सिविलाइजेशन। अब हम लोग बचपन से सुनते हैं सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि लोग जानवरों की तरह न रह करके इंसानों की तरह रहना स्टार्ट कर। हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे हम लोग सिंधु वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, या इंडस सिविलाइजेशन हमने पढ़ा है, तो उसको सिविलाइजेशन बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय लोग जानवरों का शिकार करके या किसी तरह जंगलों में रह के पेड़ों पे रहते थे, ऐसा नहीं था। प्रॉपर हाउस बनाते थे, घर बनाते थे, वेल प्लान्ड उनकी सिटी होती थी, एक सही तरह से प्रॉपर एग्रीकल्चर का पूरा एक्टिविटी करते थे, ठीक है, फार्मर्स थे। क्लोथ, हाउस, शेल्टर एंड फूड, ये सब जो रोटी कपड़ा मकान ये सब जो होता है,
इसमें जब इंसान बिल्कुल जितना मॉडर्न होता जाता है उसी को सिविलाइजेशन करते हैं, या संस्कृति, सांस्कृतिकरण या सभ्यता। ठीक है, तो यहां पर जो पूरा का पूरा यूरोप था उसमें ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं था, रोम को छोड़कर। और रोम, अभी जो ब्रिटेन आप सुनते हैं, ब्रिटेन एक बहुत ही बर्बर सा इलाका था, अनडेवलप। मतलब आप समझ लो वहां जो लोग रहते थे, कोई भी यूरोप का देश उसको है ना कॉन्कर भी नहीं करता था। छोड़ो क्या कॉन्कर करना है, तो कुछ है भी नहीं, फालतू है या कुछ होता ही नहीं है। वहां का जो पूरा क्लाइमेट था यूरोप का, सॉरी ब्रिटेन का, हमेशा वहां बारिश अधिकतर होती रहती थी। साल के अधिकतर महीनों में वहां बर्फबारी होती थी, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल के बहुत नजदीक है वो। अंटार्कटिक, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल का मतलब ये हुआ 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर जितने भी देश हैं या जो भी इलाका है उसको आर्कटिक सर्कल के अंदर माना जाता है। ब्रिटेन भी इसी में। तो वहां पर अधिकतर समय बर्फबारी होती थी और बारिश होती थी, मडी इलाका था, वहां पे हमेशा माउंटेन्स थे, तो खेती बाड़ी भी करना मुश्किल था। तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दूं कि ब्रिटेन ने कहा था ब्रिटेन ने पूरी धरती पे राज किया था, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन ब्रिटेन को पता है सबसे पहले किस कंट्री ने कॉन्कर किया था? फ्रांस। फ्रांस पहले सिविलाइज्ड हो गया था ब्रिटेन से, और यहाँ फ्रांस के जो लोग थे, यहाँ का राजकुमार जो युवराज था, उसने जाकर के ब्रिटेन को कॉन्कर किया। तो इन 1848, अब हम लोग 1848 की बात करेंगे। इन 1848 फ्रेंडिस Choriou, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of a democratic and social republic, as he called them. The first point, figure first of the series, shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the status of liberty as they pass by it. As you recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Personified का मतलब होता है कि एक तरह का पर्सोनिफिकेशन आपने देखा होगा, आपने जब इंग्लिश की पोएट्री पढ़ी होगी तो आपके इंग्लिश के टीचर ने बताया होगा आपको कि किसी से किसी को एक मूर्त रूप दे देना। जैसे मैं बताऊं, भारत माता नाम की कोई लेडी तो कहीं थी नहीं, लेकिन हमने उनको एक लेडी के रूप में इमेजिन किया, तो जस्ट अ इमेजिनेशन। तो पूरे के पूरे यूरोप में और अमेरिका में जो लिबर्टी का जो मिसाल था, लिबर्टी का एक इमेजिनेशन था, उस आइडल को एक लेडी के रूप में देखा गया था। उसको क्या कहा गया था? जैसे कि आपको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो पता ही है आपको, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसको स्वतंत्रता की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में लिबर्टी के लिए, आजादी के लिए जितने भी लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें जो लोग पिक्चर बना करके लोगों के बीच में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रचार करते थे, उसमें भी एक लेडी की ही पिक्चर को बना करके सामने लेकर आया जाता। देखिएगा, Here you can recognize the torch. वो पिक्चर देखना आप लोग, अगर आपके पास बुक हो तो। बुक नहीं लाया हिस्ट्री के कोई? Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the charter in the rights of man in the other. हम लोगों ने फंडामेंटल राइट सुना ना, मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से 395 तक है, और उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट हमें देता है। हम लोगों ने ये जो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हुआ मिला है, वो हमने अमेरिकी संविधान से ही लिया है, कॉपी किया है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में एक मसाल लेकर के, एक टॉर्च लेके दिखेंगी आपको, और दूसरे हाथ में एक बुक होगी उनकी। तो जो बुक है ये वही डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब लोगों के मौलिक अधिकार जो है उसका एक चार्टर है, मतलब एक बुक है। और दूसरे हाथ में इनलाइटमेंट, मतलब कि ज्ञान का, ठीक है, या स्वतंत्रता का वो प्रतीक है, वो लाइट। वो ऑन द अर्थ
In the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flag and national costumes. यहाँ पे जो फ्रांस का जो ये पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, सभी लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, किसी का किसी से कोई बैर नहीं, और सब लोगों को अपने अपने काम की पूरी आजादी है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी। तुमने कल का टेस्ट दे दिया भाई हिस्ट्री का, याद करके आए हो आज? और कौन नहीं दिए ना? निकालो, रिवाइज करो। फ्री फायर में तो नहीं सोचते इतना। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state. अब यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ ये फ्लैग दिख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है, मैं आपको दिखा दूं, आपको नहीं दिखा था, ये देख रहा पिक्चर, अलग अलग नेशंस के जो भी फ्लैग्स हैं और सिंबल्स हैं वो लेकर के आए हैं, और ये इस चीज को शो कर रहा है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, यूरोप है और अमेरिका है, सब एक है और एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे सब। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप समझ जाएं कि क्या काम का है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बुक ही ऐसी। अब एक वर्ड आता है एब्सोल्यूटिस्ट, न्यू वर्ड है ना, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूटिस्ट ये क्या है? जा भाई शिवम, लिटरली a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. ठीक है, in history the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Utopian क्या था? A vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. देखिए, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता था ऐसी सरकार जिसके पावर पे कोई कंट्रोल नहीं, तानाशाह, डिक्टेटरशिप टाइप की, ऐसी मोनार्च जिसके पावर पे कोई कंट्रोल नहीं किसी भी तरह से। वो जो मोनार्च ने जो दे दिया, जैसे आपने फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पिछले साल पढ़ा होगा कि लुई 16 थे, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, बाद में जाके गिलोटिन कर दिया गया उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए बाद में। और यूटोपियन ऐसे होते थे, विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब मुश्किल से ही ऐसा कोई भी तरह की ऐसी कोई भी सरकार एग्जिस्ट करते हुए अस्तित्व जिसका हो, अस्तित्व हो ही नहीं सकता, बस ये इमेजिनेशन ही थी, ये कल्पनाओं में ही ऐसी सरकार हो सकती थी, इतनी ज्यादा आइडियल नहीं हो सकती ऐसी। आप खुद सोचो, ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिसके साथ कोई डिमेरिट नहीं हो, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ डिमेरिट है। तो यूटोपियन मतलब कि एक तरह का अति सैद्धांतिक सरकार जिसमें केवल सिद्धांतों के ऊपर ही बात होती है और प्रैक्टिकल नहीं हो, केवल थ्योरेटिकल ही। ठीक है, बेटा इसमें जो न्यू वर्ड्स है एक तो मैं वो बता दूं आप लोगों को, और उसके बाद सीधे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्लेबिसाइट क्या होता है, एनीबॉडी, किसी को पता हो? PLEBISCIT पता आप लोग को? जनमत संग्रह। देखिए पूरे देश में पहले क्या होता था ना, अब तो वोटिंग हो जाती है, पहले क्या होता था, जनता से एक जनमत संग्रह करा लिया जाता था, वोटिंग के लिए एक डेट डिसाइड कर दी जाती थी कि पूरी जनता क्या सोचती है, इसके सपोर्ट में या इसके अगेंस्ट में वोट कर दे, पक्ष या विपक्ष में, उसी को प्लेबिसाइट कहा जाता था, मतलब जनमत संग्रह, एक तरह की वोटिंग ही होती है। ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसलिए स्टार्ट होता है। मैं पहले एक छोटी सी बात आपको और भी बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले नेशनलिज्म जहां आया,
राष्ट्रवाद जहां आया वो था आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद ही पूरी दुनिया में लोगों ने डेमोक्रेसी को जाना कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, प्रजातांत्रिक सरकार क्या होती है। ये सबसे पहले फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और देश का विचार। द फर्स्ट clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, as a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. 1789 से पहले या उस डेट तक जो पूरा का पूरा फ्रांस था, हर कौन सा राजा था वहां पे? हर्ष की मेमोरी घिस गई है। लुई 16 थे वहां के राजा। ठीक है, अच्छा इसका बेटा ये मैंने पूरी 124 पेजों की बुक ही डाउनलोड कर रखी है, भेज दूंगा आपको। तो उस समय तक देखिए एब्सोल्यूट मोनार्च क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च क्या होता है, ये भी आप लोग समझ। एब्सोल्यूट मोनार्च का मतलब ये हुआ कि वहां पर राजा के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं। ठीक है, वो राजा जो चाहेगा, जैसे कानून बनाना चाहेगा और जिस भी तरह से शासन करना चाहेगा करेगा। वो जिस तरह के टैक्स लगाना चाहे और जो भी मनमानी करना चाहे कर ले, उस पर किसी भी तरह का कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं लगा सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च वो मोनार्च होता है जिसमें शासन तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, राजा भी जो करेगा अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है या वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो राजा की बात को ना मान करके संविधान की ही बात को माना जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो पहले ये एब्सोल्यूट मोनार्च था। इस एब्सोल्यूट मोनार्च को खत्म करने के लिए ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया गया और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च भी उनको अच्छा नहीं लगा तो गिलोटीन कर दिया गया। मैं आपको बताता हूं, अब इस चैप्टर को यही रहने दीजिए, मैं बता रहा हूं, चिंता मत। अब पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप लोग जल्दी से समझ लीजिए। जब लुई 16 फ्रांस का राजा था तो पूरे के पूरे फ्रांस का क्या स्ट्रक्चर था, सोसाइटी कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम कैसे था वहां पे, और जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा। पूरा आप लोग 9th में तो पढ़े ही होंगे, पूरा का पूरा फ्रांस 3 ईस्ट स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आपको पता ही है राजा, बिल्कुल, और उसके कैबिनेट के जो लोग होते थे सरदार, वो लोग आते थे। सेकंड में सर, फर्स्ट में पादरी लोग आते थे, प्रिस्ट लोग आते थे, प्राइमरी। और तीसरा जो ग्रुप था, थर्ड स्टेट था, उसमें इन दोनों को छोड़ के जो भी लोग थे सारे आते थे, जैसे मिडिल क्लास एज वेल एज फार्मर और पुअर और लेबर क्लास, सारे के सारे। तो वहां पर क्या था, जैसे कि हमारे अगर आप देश में देखो जो राजा का शासन था, मुसलमानों का शासन में हो, हम लोग मुसलमानों के शासन में हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में हो या जिस भी राजा के शासन में, हम लोगों से मनमाना टैक्स वसूला जाता था। फ्रांस में भी वैसा था। हम लोगों से ब्राह्मण लोग या जो लोग होते थे वो अलग से टैक्स या कुछ ना कुछ हम लोगों पे अत्याचार करते थे। ठीक है, समाज के ऊपर ब्राह्मणों का दबदबा था और साथ ही साथ जो क्षत्रिय या राजा वर्ग था उनका दबदबा था। फ्रांस में भी ऐसा ही था। एक तो जो पूरे के पूरे लैंड का जो रेवेन्यू होता है, राजस्व, कि अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ लैंड है, तो उस 2 एकड़ का जो टैक्स होगा, रेवेन्यू मतलब जमीन का जो टैक्स होता है उसको राजस्व या रेवेन्यू कहते हैं, वो आप सरकार को दोगे। उसके साथ साथ अगर आपके घर में शादी ब्याह है, कोई मैरिज सेरेमनी है, किसी का जन्म हुआ है, कोई मर गया, उन सबों के लिए जो एक्स्ट्रा जो डिमांड थी वो पादरी को या चर्च को देना पड़ता था। ठीक है, और साथ ही साथ जिस छोटे से सरदार के या फ्यूडल के कंट्रोल में आप आते थे उसके इलाके में, उसका भी कुछ ना कुछ अपना गिफ्ट देना पड़ेगा या उसका डिमांड होता था। तो जनता पिस चुकी थी। लेकिन केवल टैक्स थर्ड स्टेट वालों को देना था, ना तो फर्स्ट को देना था
और ना ही सेकंड को देना। और थर्ड स्टेट में जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, मतलब बौद्धिक लोग, जैसे लेखक हो गए, राइटर हो गए, ये सब लोग थे, सारे लोग आते थे, किसान भी आते थे, मजदूर भी आते थे, सब लोग आते थे। पूरी की पूरी फ्रांस की इकोनॉमी इन लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से चल रही थी। तो उन्होंने सोचा पूरे देश को चला हम रहे हैं और ये लोग तो कुछ भी नहीं करते, और फिर भी ये इनको ज्यादा से ज्यादा मोनोपोली दी गई है। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार या विशेषाधिकार, ठीक है, प्रिविलेज। प्रिविलेज विशेषाधिकार, स्पेशल राइट, और मोनोपोली एकाधिकार, मतलब कि एक को केवल उन्हीं को राइट था। तो फ्रांस में एक वहां की पार्लियामेंट टाइप की चीज थी, उसका नाम था ई स्टेट जनरल। जैसे हम लोग का जो संसद भवन है पार्लियामेंट, वहां पे ई स्टेट जनरल था। वहां पर राजा को यह अधिकार था, लुई 16 जब राजा था तो उसको यह अधिकार था कि वो जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता है। उस मीटिंग में फर्स्ट ई स्टेट से 300 मेंबर। फर्स्ट ई स्टेट में कितने मेंबर थे, जैसे अभी आप अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करो, भारतीय संसद की, तो लोकसभा और राज्यसभा दो ही हाउसेज हैं। लोकसभा में 552 टोटल इसकी क्या कहते हैं मेंबरशिप है, इतने लोग रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग 545 ही चुन सकते हैं, क्योंकि 5 या 6 जो मेंबर है ना, वो पाक, मैंने भी पढ़ा है आप लोग को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पढ़ा गया है, और जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं। तो पार्लियामेंट में 5 हिस्से रखेगी। जब हम कश्मीर को लड़के ले लेंगे ना, तो वहां पर उनका चुनाव करा। तो 545 सीटों पे चुनाव होता है भारत में, और 545 के अंदर लोकसभा में चुने जाएंगे लोग, और 250 मैक्सिमम नंबर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 250 लोग चुने जाते हैं। ये तो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है। अब हम फ्रांस चलते हैं। फ्रांस में उस समय 3 तरह के हाउसेस थे, हमारे पास 2 है ना, वहां 3। पहला था फर्स्ट ई स्टेट, जिसमें 300 मेंबर चुने जाते थे, उसमें फ्यूडल राजा उनके लोग आते थे। दूसरा ई स्टेट पादरियों का था, प्रिस्ट लोगों का, पुजारियों का, उसमें 300 लोग चुने जाते थे। और जो थर्ड ई स्टेट था फ्रांस में, इन दोनों के अलावा जो भी लोग थे थर्ड स्टेट में थे, इसमें 600 मेंबर चुने जाते थे। फर्स्ट सेकेंड में 300 और थर्ड वाले में 600। ठीक है। नियम क्या था कि अगर किसी भी मुद्दे पर अगर कोई वोटिंग होगी, ठीक है, तो हर हाउस का एक वोट माना जाएगा, मेंबर का नहीं, हाउस का। फर्स्ट पूरे 300 लोगों का एक ही वोट होगा फर्स्ट स्टेट का, पूरे 300 लोगों का सेकेंड स्टेट का एक ही वोट होगा, और बेशक 600 लोग क्यों ना हो थर्ड स्टेट में, लेकिन उनका भी वोट एक ही होगा। लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, और इसलिए बुलाई क्योंकि सरकारी खजाना जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी, वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहता था। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पादरी लोगों को सेकेंड स्टेट वालों, फर्स्ट स्टेट वालों को फायदा था, टैक्स बढ़ेगा, तो सेकेंड स्टेट वालों को फायदा था क्योंकि उसमें राजा खुद ही आता था। घाटा किसको था? थर्ड स्टेट वालों को। तो थर्ड स्टेट, और अगर वोटिंग होती तो 2 हाउस एक तरफ हो जाते, थर्ड स्टेट वालों की कोई बात ही नहीं होती। सेकेंड फ्यूडल वाले। तो बात क्या हुई कि थर्ड स्टेट वालों ने डिमांड रखी कि अब इस नियम को बदला जाना चाहिए, आप मेंबर्स के ऊपर वोटिंग कराओ, न कि हाउसेस के ऊपर। जितने भी मेंबर्स है सब लोग का एक वोट होना चाहिए। नहीं माने, सरकार ने कही, गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे वॉकआउट कर गए, वहां से बाहर निकल के आ गए। और जैसे ही वहां से बाहर निकले तो बाहर एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस के खेलने का जो नहीं मैदान होता है जहाँ रगड़ा जाता है पूरा, तो उस टेनिस कोर्ट पे ही एक नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा की घोषणा कर दी। उस कोर्ट के अंदर ही पूरा एक नेशनल असेंबली बना दी गई, और वहीं पर थर्ड स्टेट वाले लोगों ने कहा कि जब तक हम फ्रांस का अपना एक संविधान नहीं बना लेते तब तक यहीं से पूरे फ्रांस का शासन चलाएंगे, और उन दोनों लोगों को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरा फैलता गया, सब लोग जुड़ते गए, और आगे बहुत सारी चीज हुई। लास्ट में जाकर के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब लुई 16 को मजबूरी में उसके साथ होना पड़ा, और तब फ्रांस एक्चुअल मोनार्ची सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम में।
अब लुई 16 के राइट्स को बहुत कम कर दिया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता था। राजा के हाथ से पावर निकल गई थी, लेकिन गई कहां थी? थर्ड स्टेट में मैंने जैसा कि आपको बताया, एक लैंडलेस, जो भूमिहीन किसान था या जो मजदूर था, जो केवल 2 वक्त का रोटी कमा सकता था, उससे ज्यादा नहीं कर सकता था। उसके साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े अधिकारी, ये लोग भी थे जो मिडिल क्लास के थे। तो ये जो क्रांति हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, थर्ड स्टेट से वॉकआउट करके, जो टेनिस कोर्ट पे नेशनल असेंबली ले लो, नेशनल असेंबली बनाई गई, ये है क्या? ले लो। तबीयत ठीक है ना? दूध पिया करो। अब कितना पिएगा, पहले खुला हुआ है। तो टेनिस कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, उसमें मोस्टली हायर मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में ही सत्ता आ गई। वहां पे जो राजा बने, जो लोग प्राइम मिनिस्टर बने, जो हायर पोस्ट पे गए, वो लोग सारे के सारे हायर मिडिल क्लास के थे। और उन लोगों ने जैसा भी नियम कानून बनाया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें लोअर मिडिल क्लास मतलब कि लेबर, फार्मर, इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है? तो बहुत साल के बाद देखा गया, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने बोला कि हम लोग तो एक हाथ से, राजा के हाथ से पावर गया, और फिर हम लोग एक ऐसे राजा के सामने आ गए, ये फिर भी राजा की तरह ही कर रहे हैं, जनता तो फिर ही दुखी है, फ्रांस का फिर भी कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है? तो रॉबस्पेरी, देखिए, जैकोबिन क्लब के बारे में सुना होगा 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा अच्छी तरह से एसएसटी, मेरे को पता है 9th क्लास में, इसलिए आप बोल रहे हो, और कोई बोल भी नहीं रहा। जैकोबिन क्लब कौन था भाई? रॉबस्पेरी था ना वो। रॉबस्पेरी जो था, वो भी एक हायर मिडिल क्लास से ही आता था। उसने क्या किया, तो उसने क्या किया कि जितने भी एक क्लब बनाया, जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता है, उसमें मजदूरों को, किसानों को, रेडी पटरी पे काम करने वालों को, सब लोगों को मेंबर बनाया। ठीक है? और उसने क्रांति करके जो पावर थी, सब लोगों को हटा करके खुद ही वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया, पूरे के पूरे फ्रांस का। ठीक है? अब फ्रांस का अब तो ठीक हो जाना चाहिए था, फ्रांस में सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये तीसरी बार जो सरकार का चेंज हुआ, ये तो सबसे अधिक खतरनाक था। वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था, और जिस डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की वो बात करता था, उसका गला उसने खुद घोंट दिया। उसके पार्टी में भी, जैकोबिन क्लब की में भी, उसके पॉलिटिकल पार्टी में भी, रॉबस्पेरी के पार्टी में भी, कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको गिलोटिन करा देता। गिलोटिन का मतलब एक बहुत बड़ा ब्लेड होता था, आगे टुकड़ी लगी रहती थी, और आदमी के गला है ना, ऐसे लगा देते थे, जहां कुछ बोले, बटन गिरा, ब्लेड गिरा, मुंडी टुकड़ी के अंदर, इसी को गिलोटिन कहा जाता, गला काट देना। 9th क्लास वालों को हंसी आ रही, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन बहुत अच्छे से गिलोटिन समझाया था उनको। देखिए, तो रॉबस्पेरी, और साथ ही साथ कोई भी फ्रांस में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं सकती थी, समझ रहे हैं ना, वो किसी को बनने ही नहीं दे रहा था। तो आगे जाके सब लोगों ने फिर इस रॉबस्पेरी के खिलाफ ही काम किया, और इसको पकड़ करके सब लोगों ने इसको जेल में भरा, और क्या कहते हैं, इनके खिलाफ जो भी था चार्जेस लगाए गए, मुकदमा चला पूरा। ठीक है? और इनको लास्ट में इन्हीं को गिलोटिन करके मुक्ति दे दी गई पूरे फ्रांस को। ठीक है? फिर फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई, और उसके बाद फिर से जब प्रॉब्लम हुई, तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक बहुत ही काबिल योद्धा जो था, सैन्य कमांडर था, वो सामने आता है, और उसने फिर फ्रांस में बहुत ज्यादा सुधार किया। ये थे फिर फ्रांसीसी क्रांति। हाँ, लुई 16 का मैं बता दूं, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन 1789 में हुई। पेरिस के पास कौन सा फोर्ट था भाई, याद है किसी को? कौन सा किला था वो?
हाँ जी, नहीं नहीं, वर्षाय तो बेटा वो नहीं था, इनकी मेमोरी घिसी हुई है। बोलो बेटा, तो बताइए, तो आपको कुछ याद नहीं है। अब देखिए, मुझे है ना 4th क्लास से लेकर के है ना कंपटीशन तक पढ़ाना होता है, तो मैं तो भूल जाऊं कोई बात नहीं, आपको तो आपका तो क्लास का है ना, जब टेस्ट होता है तो रट के लिख देते हैं आप लोग सब, तो बताइए ना यहाँ पे। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो किले का नाम, भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई भी जगह थी, पेरिस के पास ही एक फोर्ट था, तो वहां पे जनता के बीच में ये क्रांति कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। 1789 का समय था, एक दिन शाम का टाइम था, तो वहां पे लोगों में, पेरिस की जनता में खबर फैल गई कि लुई 16 राजा ने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि पूरी की पूरी पेरिस की जनता पे है ना गोलियां चलवा के सबको खत्म करवा देगा, मैस कियर मतलब जनसंहार करवा देगा। बेस्टाइल, हाँ, बेस्टाइल। बेटा वो बेस्टाइल का एक फोर्ट था, उसके अंदर प्रिजनर लोग थे, और वहां पर अटैक करके, ठीक है, उसको आजाद करवाया गया, जितने भी लोग थे, जो लोग, उनको भी निकलवा लिया गया। और इसलिए उस पर अटैक करवाया गया था कि लोगों ने सोचा कि अगर आर्मी हम पर अटैक करने आएगी, हम पर हमला, तो यहाँ से हम लोग हमला करके हथियार लूट, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे पूरे के पूरे पेरिस में, सब जगह हमले किए गए और सब लूट लिया गया, और लुई 16 को पकड़ करके ले आया गया, ठीक है, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको और उसकी वाइफ को गिलोटिन कर दिया गया। तो उसी दिन से वहां से मोनार्च खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक ही पेज में शॉर्ट में पूरा वो चैप्टर समझा दिया गया है, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही था। हम लोग सीधे नेपोलियन बोनापार्ट पे आते हैं। एक देखिए, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, पेज नंबर इस पे आ जाएगा 6 पर, मैप के नीचे, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1800 के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का पूरा एम्परर बन चुका है, ठीक है। अब उसने फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। वो सुधार क्या थे? पूरे के पूरे फ्रांस में कहीं पर माप तौल या जो भी वेटिंग का काम होता था, वेट कुछ अलग, माप तौल का मेजरमेंट होता था, कहीं अलग होता था, सबको एक किया गया। नेपोलियन कोड कहा गया, कानूनों का एक संहिता जो होती है ना, कानून की किताब वो बनवाई उसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जिससे क्या हुआ कि पूरे फ्रांस में अलग अलग कबीले क्या अपना अपना कानून चलाते थे, लेकिन अब पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही कानून चलता था, जो कि नेपोलियन कोड था, उसी के हिसाब से फैसला या न्याय होता था पूरा। ये सुधार हुए। तो नेपोलियन ने ना केवल फ्रांस में, बल्कि नेपोलियन एक ऐसा फ्रांस का राजा था जिसने यूरोप और यूरोप के साथ साथ और अफ्रीका और बहुत सारे देशों पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी बहुत दूर तक कॉलोनी बनाई थी उसने, कॉन्कर किया था बहुत सारे लैंड्स को। वहां पर भी उसने अपने रिफॉर्म्स को फैलाया, अपने विचारों को और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी टैक्टिक्स थे उसको भी स्प्रेड किया वहां तक उसने। The return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. देखिए, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बेशक डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके फिर से मोनार्की को स्टेबलाइज किया था, राजतंत्र की फिर से नेपोलियन ने स्थापना की, लेकिन ये राजतंत्र या ये मोनार्च लुई 16 का मोनार्च नहीं था। इसमें फ्रांस की प्रतिष्ठा या जो प्रेस्टीज था, जो इसकी ग्लोरी थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे दूर दूर तक गई। ब्रिटेन 1805 में, 1849 में इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने लास्ट स्टेट
इंडिया का जो कि पंजाब था उसको कॉन्कर करके पूरे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में कर रखा। और वहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता, 1849 की बात कर। और कॉर्नवालिस के मन में डर था कि नेपोलियन बोनापार्ट कहीं गलती से इजिप्ट के आगे आकर के और इंडियन ओशियन अरेबियन सी से होते हुए अगर इंडिया पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। और उसने इंडिया को नेपोलियन बोनापार्ट के हमले से बचाने के लिए इंतजाम तक स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं बात को? नेपोलियन बोनापार्ट वो चमक था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। कोई बात नहीं। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के लोग बहुत अच्छा मानते हैं जी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनकी, हाँ तेज किसी को नहीं, फैला रहा था साम्राज्य को, बचा रहा था देश की गौरव और गरिमा को, ठीक है ना। जो कि फ्रांस को पूरे वर्ल्ड में एक स्टेज पर लेकर के जाना और एक प्रेस्टीज दिलाना उसी ने किया। इतना ज्यादा काबिल आज तक कोई एम्परर फ्रांस में नहीं हुआ नेपोलियन बोनापार्ट से, ना तो पहले और ना उसके बाद। आप जब हिस्ट्री फ्रांस की पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, यूपीएससी में जाओ और भी ज्यादा पढ़ो आप लोग, तब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में सुनने को मिला फ्रांस में कोई वैसा हुआ ही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई नहीं। देखिएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में 1804 में नेपोलियन सिविल कोड की स्थापना की। सिविल कोड मतलब कि एक संहिता थी, कानून की किताब। सिविल कोड मतलब कि जैसे जमीन के मामले कैसे होंगे, नापतोल कैसा होगा, उसके बाद जो छोटे मोटे कानून होते थे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो कोड पब्लिश किया। यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, डिड अवे विद ऑल privileges based on birth, established equality before the law, secured the right to property. पहले जन्म के आधार पर हर आदमी को अधिकार मिलता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो सिविल कोड, ठीक है ना, या जो ये नेपोलियन कोड बनाई, इसमें अब जन्म के आधार पे नहीं, अब आपके काम के आधार पे, आपके इंटेलिजेंस और टैलेंट के आधार पे आपका सोशल स्टेटस या सामाजिक जो स्तर है या प्रतिष्ठा, वो स्टेबलाइज की जा रही थी। उसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया। अगर आप कोई जमीन जोत रहे हो या किसान हो तो वो आपकी जमीन है, आप किसी को बेचो, आप किसी को दो, आप जो करना है करो, केवल राजा को टैक्स दो। तो टैक्स तो देना ही आपको, गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट नहीं कहती थी कि मेरे अंडर में या किसी के अंडर में, वो राजा के, वो उस आदमी को पर्सनल राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया। नेपोलियन रख दो, कहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और कानून की नजर में सबको समान कर दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर। अगर राजा मतलब कि कोई बहुत बड़ा मंत्री भी गुनाह करेगा तो उसको उस कानून में वही सजा मिलेगी जो किसान करेगा। ये आज तक फ्रांस में कभी नहीं हुआ। इतने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए और लुई 16 का शासन भी खत्म हुआ, लेकिन ये बात अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई थी जो नेपोलियन कोड में है। नेपोलियन कोड आपके पेपर में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चैप्टर का। दिस कोड was exported to the region under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and monarchical dues. serfdom क्या होता है? serfdom मैं आपको बताऊं, इसमें वर्ड नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। सर्फडम का मतलब होता था कि जो जमींदार होते थे ना, उनकी जमींदारी में या लैंडलॉर्ड के अंडर में जो भी इलाके होते थे, उस इलाके पे जितने भी किसान बसे हुए हैं वो सब जमींदार के अंडर में आते थे, लैंडलॉर्ड के। वो जो चाहेगा, जितना चाहेगा टैक्स लेगा, जैसा चाहेगा उनसे खेती कराएगा और बदले में उनको कुछ भी नहीं। तो नेपोलियन ने इस नेपोलियन कोड के द्वारा जितने भी किसान थे, पीजेंट्स मींस फार्मर, किसान, उनको इस फ्यूडल सिस्टम से आजाद कराया। फ्यूडल ड्यू मतलब कि जो सामंत लोगों का जो टैक्स था, वो बकाया था या कर्ज में फंसे हुए थे, नमस्ते बेटा, सबको माफ करवा दिया, ठीक है। साथ ही साथ
जितनी भी जमींदारी थी या जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवाद का जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, वो भी खत्म हो गया पूरे फ्रांस से। आप सोचिए, ऐसा तो किसी डेमोक्रेसी में हुआ भी नहीं था जो इस मोनार्च ने किया। ये नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन थी। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड जो आपको दिख रहा है, डच जो कि नीदरलैंड था, फ्रांस के थोड़ा ऊपर पड़ता है। और साथ ही साथ और कौन सा कंट्री यहां देखा मैंने, हाँ जर्मनी, या जर्मनी, डच और स्विट्जरलैंड के जो इलाके थे आसपास के फ्रांस को पूरा का पूरा नेपोलियन के कंट्रोल में। नेपोलियन ने वहां पर भी अपने वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर के आए, प्रशासनिक सुधार वहां पर भी विस्तृत किए, जो कि फ्रांस में। ठीक है, देखिए in the town too, guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasants, artisans, workers and new businessmen, okay, enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. पूरे के पूरे फ्रांस में, और फ्रांस का जहां तक अधिकार था वहां पर एक ही वेट था। अगर आप यहाँ पर 1 kg अगर कोई भी चीज खरीदते हो तो पूरे फ्रांस में कहीं भी देश में घूम जाओगे वही 1 kg। अभी ऐसा ही है ना, आप 1 kg अगर मान लो चीनी का पैकेट खरीदते हो शुगर का, तो आपको यहाँ भी वही मिलेगा जो लद्दाख में मिलेगा, हर जगह वही बिक रहा होगा। ये लॉ के कारण होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी या अपने हिसाब से कोई बेच दे इस तरह से, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही करेंसी, आज तक कभी एक करेंसी के बारे में नहीं था। फ्रांस टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, हर स्टेट वाले भी अपना अपना करेंसी छापते रहते, लेकिन पूरे फ्रांस में एक करेंसी, एक मेजरमेंट, एक वेट और एक ही तरह का सारा सिस्टम होने से लोगों को बहुत सुविधा हुई। अब बिजनेस करना आसान हो, अगर आपके पास करेंसी था तो कहीं पर भी जाकर के बिजनेस कर सकते थे, परचेज और सेल कुछ भी कर सकते थे, खरीद और बिक्री आसान था। तो बिजनेस, एग्रीकल्चर, सब चीज आसान हो गया इसके रिफॉर्म्स के द्वारा। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. बेशक ये शासन अच्छा था, लेकिन फ्रांस ने जो दूसरे देशों पे कब्जा किया था नेपोलियन बोनापार्ट के लीडरशिप में या कमांडिंग में, वहां के लोग कुछ तो अच्छा भी मानते थे, कुछ बुरा भी मानते थे, क्योंकि नेशनलिज्म की बात तो है ना। बेशक अमेरिका आकर के हमको कॉन्कर कर ले और कितना भी अच्छा हो, लेकिन भारतीय हैं तो अपने अंदर वो इंडियन वाली सेंटिमेंट तो रहेगी ना, नेशनलिज्म वाली। तो कुछ लोग बुरा भी मानते थे दूसरे देश के। सो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Harbingers of liberty मतलब कि शांति के दूत, ठीक है, आजादी के दूत, स्वतंत्रता के दूत। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French army required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. जितना भी ये चेंज किया गया था, जो भी प्रशासनिक सुधार किए गए थे, बाहर से तो सब अच्छा लगता था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था और एक बहुत ही बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ा प्लान था। वो पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था नेपोलियन बोनापार्ट, और वो तभी हो सकता था जब सभी जगह के लोग जिसको कॉन्कर करता था वो उसके पक्ष में रहे। जिस जगह को उसने कॉन्कर किया वहां टैक्सेशन बढ़ाए गए, वहां से आर्मी को स्टेबलाइज किया गया, वहां से आर्मी की भर्ती भी की गई, रिक्रूट किया गया, जिससे कि जल्दी ही नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जल्दी सारे के सारे लोग होने लगे। और लोगों को पता चला कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये हमारा राजा नहीं है, हमें कोई अच्छा प्रशासन देने के लिए नहीं आया, ये बस हमारे सहारे पूरी यूरोप को कॉन्कर करना चाहता है। ठीक है,
आज इतना ही रहेगा। मम्मी आएंगे आपके लिए? ठीक है, जा सकते हैं।